नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस नेता इंद्रेश की पाकिस्तान और चीन को चेतावनी। पहले बोला लाहौर और कराची खाली करो, वो हमारा है, और चीन को कहा कि तुम भी तिब्बत खाली करो। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को खाली करने की दे दी गई है चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तानी गृह मंत्री का खुलेआम कबूलनामा, इमरान सरकार तालिबान की संरक्षक, हर तरह कर रही है तालिबानियों की मदद। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन से मुकाबले की तैयारी कर रहा जापान रक्षा बजट में कर सकता है भारी बढ़ोतरी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में अगले साल के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आ रही है 1 लाख नौकरियां, विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी चाहते हैं कि लाहौर और कराची खाली करे पाकिस्तान और बने अखंड भारत, और अगर आप भी मानते हैं मोदी है तो अखंड भारत का सपना भी मुमकिन है, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाल बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस नेता इंद्रेश की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले लाहौर और कराची भी हमारा है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि यदि पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि अखंड भारत में लाहौर भी था और कराची भी था, और वो भी हमारा ही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखंड भारत को फिर से हवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इसी के साथ आपको बता दें, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने चीन को भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि तिब्बत कभी भी चीन का पार्ट नहीं था, चीन तिब्बत को खाली करे। आरएसएस नेता ने पाक अधिकृत कश्मीर की पाकिस्तान से आज़ादी की बात को दोहराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली कर देना चाहिए। इससे पहले भी इंद्रेश पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान से उसकी आज़ादी की मांग लगातार उठाते रहे हैं। दोस्तों, गुलाम कश्मीर को लेकर आरएसएस नेता का बड़ा बयान, और इतना ही नहीं, न केवल पीओके बल्कि लाहौर और कराची भी खाली करने के लिए कह दिया गया है, और इसी के साथ चीन को तिब्बत खाली करने के लिए कह दिया गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि होकर रहेगा अखंड भारत का सपना पूरा, हाँ या ना में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। बता दें कि आरएसएस नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आज़ादी की मांग उठाते रहे हैं। हाल में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़ावा देने को लेकर भी निशाना साधा था। उसको रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी गृह मंत्री का खुलेआम कबूलनामा, इमरान सरकार तालिबान की संरक्षक, हर तरह कर रही है तालिबानियों की मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकियों की मदद कर उन्हें सत्ता में लाने वाले पाकिस्तान ने खुलकर यह मान लिया है कि हम तालिबान के संरक्षक हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने टीवी चैनल पर कहा कि उन्होंने अपने देश में तालिबानी उग्रवादियों को शरण दी और शिक्षा दी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान सरकार ने तालिबानी नेताओं की हर तरह से मदद की, जो अब 20 साल बाद सत्ता में आ गए हैं। तो दोस्तों, अपनी ही पोल खोल रही है पाकिस्तान और कह रही है कि तालिबान के उग्रवादियों को उन्होंने पनाह दी। तो आपको बता दें कि यूएनएससी में इस बार भी तमाम ऐसे मौके आए हैं जब भारत लगातार ये कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, दहशतगर्दों को पालता है, और अब खुद उसने माना है कि तालिबान के उग्रवादियों को पाकिस्तान ने शरण भी दी है और शिक्षा भी दी है। तो दोस्तों, ऐसे देश का क्या अंजाम होना चाहिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से मुकाबले की तैयारी कर रहा जापान रक्षा बजट में कर सकता है भारी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बता दें कि जापान चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज इसी बात पे इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो। चीन से निपटने के लिए जापान ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में चीन से मुकाबला करने के लिए जापानी रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड $50 अरब के रक्षा बजट की मांग की है। अगर ये बजट पारित हो जाता है तो पिछले 8 साल में जापान की ओर से रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। जापान चीन के खतरे को देखते हुए लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के रक्षा बजट में 2.6 गुने की वृद्धि की जा रही है। इस वृद्धि के बाद जापान का रक्षा बजट 5.5 ट्रिलियन येन यानी कि
$50 अरब हो जाएगा। ये वर्ष 2014 के बाद रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, चीन की उड़ने वाली है नींद, क्योंकि पड़ोसी जापान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है और इससे चीन की हेकड़ी निकलनी तय है। आप क्या मानते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह भाजपा के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी के चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात कहते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2022 में उनकी भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन 2022 में उनका दायित्व अध्यक्ष से कम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और डॉक्टर दिनेश वर्मा उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इस लिहाज से भाजपा की टीम 2017 की तुलना में ज़्यादा समर्थ है। और मौर्य ने दावा किया कि भाजपा 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े को पार करने में उन्हें कोई संशय दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये मानते हैं कि 2022 के चुनाव और 2024 के चुनाव एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे, इसलिए 2022 के चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता जी जान लगाकर लड़ेगा और भाजपा को जिताएगा। उन्होंने कहा, जैसे जनता ने हमें 2014, 17 और 19 में आशीर्वाद दिया, उसी तरह 2022 में भी किसी विरोधी दल के बहकावे में आए बगैर वो फैसला करेगी। जब चुनावी मौसम आता है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी परिवार की सीमा है, किसी की जाति की सीमा है, किसी की तुष्टीकरण की सीमा है और किसी की अपराधियों और गुंडे को साथ लेकर चलने की सीमा है, लेकिन सबके विकास का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े नेता का मार्गदर्शन हमारे पास है, बाकी दलों में इसका अभाव है। विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर मौर्य ने कहा कि जब सरकार नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से लोग मानने लगते हैं कि जो अध्यक्ष होगा वही सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी तो हम भी मान रहे हैं और बाकी भी सभी मान रहे हैं कि 2022 के जब परिणाम आएंगे तो योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा सकता है। यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, ये फैसला जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे उनके जरिए उस समय जो विधायक दल होगा उसके द्वारा तय किया जाएगा। तो दोस्तों, बात को घुमाने की कोशिश की है केशव प्रसाद मौर्य ने, लेकिन क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हर हालत में महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जरूर लाइक कीजिए। मौर्य ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी की सफलता के लिए जी जान लगाने का संकल्प है और मैंने जो मेहनत 2017 के विधानसभा चुनाव में की है उससे ज्यादा मेहनत 2022 के चुनाव में करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और तब उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 403 सीटों में से 312 और सहयोगी दलों को 13 सीटें ही मिली थी। इस बहुमत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें लगी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो दोस्तों, क्या फिर से 2017 दोहराएगी उत्तर प्रदेश की जनता? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशखबरी आ रही है। 1 लाख सरकारी नौकरियां। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे को जमीन में गाड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ सरकार अगले 2 से 3 महीनों के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का विज्ञापन निकाल सकती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में निकल सकती है। पुलिस विभाग में लगभग 25,000 जवानों की भर्ती की जा सकती है, तो शिक्षा विभाग में भी
भारी संख्या में नौकरियां निकल सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग में संविदा के स्तर पर सभी जिला अस्पतालों में भर्ती निकाले जाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले पुलिस विभाग में ही इस समय 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार पहले चरण में इसमें से 25,000 सिपाहियों की भर्ती करेगी। इसके लिए पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को संस्तुति भी भेज दी गई है। ये प्रक्रिया जल्द शुरू होने की तैयारी है और शेष पदों की रिक्तियां बाद में भरी जाएंगी। तो दोस्तों 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का, वो भी सरकारी नौकरियों का ऐलान करने जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना के बड़े अधिकारी ने उड़ाया स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र, आसमान में की लाइव फायरिंग। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के एविएशन कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल AK सूरी ने बृहस्पतिवार को स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र से उड़ान भरी। लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी ने उड़ान भरने के दौरान लाइव फायरिंग कर रुद्र की ताकत से दुनिया को परिचित करवाया। रुद्र को देश में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रुद्र को एक सटीक हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जा सकता है। दुश्मन को टारगेट करने के लिए रुद्र में खास किस्म के कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे हेलीकॉप्टर के आगे और पीछे लगे हैं और ये कैमरा रात हो या दिन, बारिश हो या धूप, हमेशा दुश्मन पर निगाह बनाए रखने में सक्षम है। रुद्र में थर्मल इमेजिंग साइट्स इंटरफेस भी मौजूद है। रुद्र की सबसे खास बात यह है कि पायलट के हेलमेट के साथ गन मूवमेंट जुड़ा हुआ है, यानी अगर पायलट को दुश्मन या फिर दुश्मन का जहाज दिखता है तो वो अपने सिर को उसी तरफ घुमाएगा और हेलीकॉप्टर में लगी गन का मुंह भी उसी ओर घूम जाएगा। तो दोस्तों ये है भारत का बना जबरदस्त रुद्र हेलीकॉप्टर, जिसको भारत सेना के बड़े अधिकारी ने उड़ाया है और आसमान में लाइव फायरिंग करके दिखाई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके हेलमेट में एक ऐसा उपकरण लगा हुआ है जिसके कारण से जो भी उड़ा रहा होगा इस हेलीकॉप्टर को, वो जिस तरफ देखेगा बंदूक की नोक भी उसी तरफ घूम जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन अगर आप भी भारत के वैज्ञानिकों के इस आविष्कार के लिए उनको धन्यवाद करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान से क्या फिर बातचीत करेगा भारत? सरकार ने बताई अपनी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, सप्ताह के अंत में अफगानिस्तान में तालिबान की अगुवाई वाली सरकार के गठन की खबरों के बीच भारत ने कहा कि उसे न इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी है और न उसे वहां से मिली किसी तरह का निमंत्रण मिला है। और गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत का तत्काल जोर ये सुनिश्चित करने पर है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके 2 दिन पहले ही कतर में भारतीय दूत ने तालिबान के एक शीर्ष नेता के साथ बातचीत की थी। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कतर में भारत के राजदूत की तालिबान नेता के साथ जो मीटिंग हुई उसके बारे में फिर दोहराया कि वो मीटिंग तालिबान के कहने पर हुई थी। भारत ने कहा कि इस मीटिंग से तालिबान के रिश्ते को लेकर रोड मैप के बारे में आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगा और ये अभी बहुत शुरुआती चरण है। आगे चीजें किस तरह बढ़ेंगी वो आने वाले दिनों में घटनाक्रम से ही पता चलेगा। वहीं तालिबान ने भारत के साथ मीटिंग के बाद कोई बयान जारी क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में तालिबान ही बता सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने तमाम देशों के कूटनीतिक अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बारे में ब्यौरा सार्वजनिक किया था, लेकिन भारत के साथ मीटिंग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मंगलवार को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास तनेक्ज़ई से मुलाकात हुई। दोनों पक्षों के बीच ये सार्वजनिक कूटनीतिक पहली मुलाकात थी। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर। तालिबान को लेकर भारत का क्या रुख होगा ये समय आने पर आपको पता चल जाएगा। भारत ने अपनी प्राथमिकता बता दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन, यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाली यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत आने वाले 10 देशों के यात्रियों के लिए अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इस लिस्ट में चीन, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को शामिल किया गया है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। इसके तहत यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा करने के 72 घंटे पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेनी होगी। RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भारत में लैंड करने के बाद उनकी कोरोना जांच की जाएगी। पहले यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ये नियम लागू था और अब 7 और देशों को शामिल इसमें कर दिया
लिया गया है। देश हैं दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी सभी राज्यों को लेटर लिख दिया है। गौरतलब है कि भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना के केसों की रफ्तार पूरी तरह थम नहीं पाई है। कभी इस संख्या में कुछ कमी आ जाती है तो कभी उछाल। नए वैश्विक शोध में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात सामने आई है वो ये है कि बच्चे भी अब कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अब तक ऐसा माना जाता है कि बच्चों पर इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्रिटेन में पिछले कुछ सप्ताह में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या में तेजी आई है। इसे खतरे का संकेत माना जा सकता है कि 10 से 19 वर्ष के 45% लड़के पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पॉजिटिविटी रेट 35% के आसपास रहा है। लड़कियों के मामले में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं मानी जा सकती है। 5 से 19 वर्ष की आयु में पॉजिटिविटी रेट 35% के आसपास पाया गया है। दोस्तों, तीसरे लहर का खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारत ने उठा लिए हैं जरूरी कदम। चीन, यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगा बेहद जरूरी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर 4 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सितंबर को गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग से बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल रूट मांगा जा रहा है। उधर NDRF और SDRF की 2 और यूनिट की डिमांड की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से 20 मोटर बोट अयोध्या से मंगाई जा रही है। एक बोट पर 25 से 30 लोग बैठ सकेंगे। वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के 30,000 पैकेट और मंगाए गए। अब तक 22,000 पैकेट वितरित हो चुके हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर जिले से होकर बहने वाली राप्ती और रोहिन नदी का जल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। यहां बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसे में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ करेंगे हवाई सर्वेक्षण और सरकारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का फिर से होगा प्रयास। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PF खाते 2 हिस्सों में बटेंगे, सरकार ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने नए आयकर नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि खाते यानी कि PF अकाउंट को 2 अलग अलग अकाउंट में विभाजित किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक PF पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए PF अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा। नए नोटिफिकेशन के बाद सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि खातों को कर योग्य और गैर कर योग्य खातों में विभाजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है फाइनेंस मिनिस्टर से। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद निकट है, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में फिर से बनने को तैयार है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सौगातों की बौछार लेकर आएंगे PM मोदी। मुहूर्त का हो रहा है इंतजार और PM मोदी की भी जल्द होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री। इससे उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को बढ़ना तय है। इसी के साथ अगर जिक्र करें पंजाब का, तो पंजाब में भी सियासत यहाँ पर चरम पर है और ऐसे में पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी दमखम से उतरने जा रही है पंजाब में। उत्तराखंड में भी स्थिति कमोवेश एक तरीके है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिलने की संभावना है। दोस्तों, ये 3 राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिल सकेगी और इसके लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तालिबान को लेकर, तो तालिबान को लेकर अभी केंद्र की सरकार इस वक्त वेट एंड वॉच के मोड में है और इस वक्त वो समय लेना चाहती है सोचने के लिए और अपनी प्राथमिकताएं बार बार भारत की सरकार बता रही है कि पहले ये जरूरी है कि हमारे देश के नागरिक वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाएं, उसके बाद ही हम तालिबान को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर सकेंगे। लेकिन इसी बीच एक मीटिंग हुई है भारत के प्रतिनिधि और तालिबान के प्रतिनिधि के बीच में और इसको लेकर क्या मीटिंग हुई है ये तालिबान ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। आपको बता दें कि बाकी देशों के साथ जो मीटिंग होती है उसको लेकर तालिबान कुछ ना कुछ प्रेस ब्रीफिंग में बताता है कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन भारत के साथ जो मीटिंग हुई है इसको हम सीक्रेट मीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने भारत के साथ क्या बातचीत हुई इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया पब्लिकली नहीं दी है।
दोस्तों ये पैरों पर मारी कुल्हाड़ी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद जय भारत। अनुमति लेनी होगी और अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान के अखबार ताइपे टाइम्स के अनुसार चीन का ये कदम एक टाइम बम की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि इसके चलते दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाजों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो दोस्तों ताइवान ने दर्ज करा दी है चीन के इस कानून पर आपत्ति और अब अमेरिका और चीन में जबरदस्त टक्कर और सीधे टक्कर होने की संभावना है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन ISIS खुरासान, खुफिया एजेंसी ने दी है इसकी जानकारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले के बाद अब आतंकी संगठन ISIS खुरासान भारत में बड़ा धमाका करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादी संगठन ISIS खुरासान के प्रशिक्षित आतंकी भारत में धमाके कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने हमले का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और कश्मीर में हाल ही में पकड़े गए इस ग्रुप से जुड़े आतंकियों से पूछताछ में इन बात की पुष्टि हुई है कि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में IS ऑपरेटरों से लगातार संपर्क में थे और पकड़े गए आतंकियों ने IS नेटवर्क के धमाकों की साजिश में पाकिस्तानी ऑपरेटर की भी शामिल होने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान की भी पोल खुल रही है। ISIS खुरासान का सहायता उनकी मदद ले रहा है पाकिस्तान भारत में नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए। दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि देश की सेना 24 घंटे मुस्तैद है और हर नापाक इरादों पर पानी फेर सकती है तो आप वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। UNSC के अध्यक्ष के तौर पर भारत का कार्यकाल हो गया है खत्म। कई अहम मुद्दे के निकाले गए ठोस नतीजे। संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के 1 महीने के लिए अध्यक्ष रहे भारत के कार्यकाल में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर ठोस नतीजे सामने आए हैं। इनमें अफगानिस्तान के हालात पर एक मजबूत प्रस्ताव भी शामिल है जिसमें भारत के विचार और चिंताएं सामने आई। भारत ने ये मांग भी की है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या फिर आतंकवादियों की पनाहगाह के रूप में नहीं होना चाहिए। भारत का गैर स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में अभी 2 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है और इसी क्रम में उसे अगस्त महीने के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी। अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल के समापन से ठीक पहले UNSC में काबुल पर तालिबान के कब्जे के संबंध में और अफगानिस्तान के हालात पर पहला प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले भारत की सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं वो सदियों तक याद रखा जाएगा। अहम मुद्दे पर ठोस नतीजे निकाले गए हैं भारत की सरकार द्वारा। तो दोस्तों भारत की सरकार का हर फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में होगी सौगातों की बौछारें। मुहूर्त देखकर PM मोदी करेंगे एंट्री। जी हाँ दोस्तों यूपी के चुनावी रण से पूर्व प्रदेश में सौगातों की बौछार हो रही है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के हर हिस्से में तमाम विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आने वाले हैं। इस दौरान वो रैलियां भी करेंगे। पार्टी इन कार्यक्रमों में रूपरेखा इस हिसाब से बना रही है कि प्रदेश के पूरब से पश्चिम तक हर इलाके को कवर किया जा सके। लगभग पूरे हो चुके प्रोजेक्ट के साथ उन कार्यों की भी सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिनकी नींव रखी जानी है। खास बात यह है कि मिशन 2022 में PM मोदी की एंट्री में मुहूर्त का भी खास ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में नवरात्र को सबसे शुभ माना जा रहा है। चुनाव में जाने से पहले योगी सरकार अपने 4.5 साल में किए कामों को प्रदेश की जनता को दिखाएगी। कई ऐसे बड़े काम हैं जिनके सहारे भाजपा और मौजूदा सरकार को चुनावी वैतरणी पार करने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ताबड़तोड़ ऐलान कर सकती है मोदी सरकार और PM मोदी की जल्द होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जिसमें आपको बता दें कि PM मोदी ने दे दी है बड़ी खुशखबरी। अब सरकार मजदूरों को हर महीने देगी 3000 रुपए पेंशन। कैसे होगा इसका रजिस्ट्रेशन? आपको बता दें दोस्तों कि सरकार ने मजदूरों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र में जुड़े मजदूरों को पेंशन मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में रोजाना बस 2 रुपये बचाकर सालाना 36,000 रुपये की पेंशन पाई जा सकती है। कैसे होगा, इसके बारे में क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि रोजाना बस 2 रुपये जमा करेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर महीने 55 रुपये जमा करना होगा, यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर अपना सालाना 36,000 रुपये की पेंशन वो पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपये जमा करना होगा। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 60 साल के बाद 3,000 रुपये हर महीने यानी कि 36,000 रुपये प्रति वर्ष उनको मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, बंगाल से बेहद बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, आरोपियों से किया है पूछताछ। यहाँ दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगा दी है और ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद से सीबीआई की एक बड़ी टीम ने राज्य में डेरा डाल दिया है। चुनाव बाद हिंसा के मामले में अभी तक 34 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गुरुवार की सुबह सीबीआई की एक टीम प्रेसिडेंसी जेल पहुंची और मृत बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के 5 आरोपी जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ हुई। बता दें कि सीबीआई टीम सबसे पहले हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर जाकर उसके भाई से मिली थी और बाद में उन्हें अपने साथ बयान दर्ज करवाने के लिए निजाम पैलेस ले गई थी। अभिजीत सरकार की इसी साल बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद 2 मई को बेरहमी से हत्या कर। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, 4 सितंबर तक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली भी गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जहां कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, वहीं कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो 4 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश का यही हाल रहेगा। 4 सितंबर के बाद हालात थोड़े बेहतर होंगे और बारिश का दौर थम जाएगा। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह से बारिश जारी है। बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है। पानी भरने के कारण सड़कों पर गाड़ियों को चलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिल्ली में अलर्ट भी जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।